हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। हम लेकर आए हैं आपके लिए पंचनामा, आज से नए समय पर, नए अंदाज में और नए तेवर के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, पंचनामा में वो खबरें होंगी जो कल यानी मंगलवार को अखबारों की सुर्खियां बनेंगी। इसके अलावा देखिए, पंचनामा की खासियत होगी, खबरें होंगी विस्तार से, खबरें होंगी रफ्तार से, और ऐसी खबरें होंगी जो मेरी और सीधे आपसे जुड़ी हुई होंगी। आपको पंचनामा में वो खबरें तो दिखाएंगे ही जो चल रही है, लेकिन उस खबर के पीछे जो असली खबर है वो भी आपको दिखाएंगे अपने एक्सपर्ट के जरिए। शुक्रिया शगुन। और बताना चाहते हैं कि हर खबर के पीछे, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो कोरोना की हो, चाहे वो चीन की हो, उसके पीछे भी एक खबर होती है। उसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे दरअसल क्या चल रहा है असलियत में। तो आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। सबसे पहले ये नए अंदाज, नए समय पर जो पंचनामा हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें आज सबसे बड़ी खबर, वो खबर जिस पर पूरे देश की नजरें लगी हुई है, राजस्थान से, राजस्थान की सियासत से, जहां राजनीति की सुनवाई पिछले 7 घंटों से हाईकोर्ट में चल रही है। उम्मीद है आज राजस्थान हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। जो भी फैसला होगा, सबसे पहले सबसे सटीक खबर आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको देगा। पायलट समेत 19 बागी विधायकों की याचिका पर इस समय सुनवाई चल रही है। और देखिए, एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है तो दूसरी तरफ राजस्थान में राजनीति की जो जुगलबंदी है वो भी चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सचिन पायलट पर एक बड़ा हमला बोला है। जिस वक्त राजस्थान हाईकोर्ट कांग्रेस के बाकी विधायकों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, ठीक उसी वक्त अशोक गहलोत सचिन पायलट पर सबसे बड़ा हमला बोल रहे थे। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। गहलोत ने बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगाया। वो लोग जो है बंद है, उनको बंधक बना दिया। उनमें से कई लोग आना चाहते हैं हमारे यहाँ, टेलीफोन के आ रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू निकाल रहे हैं। कोई कि मैं अपने नाई से टेलीफोन लेके बात कर रहा हूँ, मेरा टेलीफोन छीन लिया गया। कोई और कहा पायलट भी बीजेपी के पाले में खेल रहे हैं। तो सुना आपने, गहलोत ने कहा मैं कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूं। राजस्थान की राजनीति की खबर यहीं नहीं खत्म होती। आपको बता दें, राजस्थान में टेप कांड में एसओजी मोदी सरकार के मंत्री से पूछताछ की तैयारी कर रही है। बैठे हैं, हाँ, वो पैसा ले चुके हैं, हाँ, और पहली किस्त पहुंच चुकी है। बोले ठीक है। विधायकों की खरीद फरोख्त का कथित ऑडियो सामने आया तो जांच की आंच मोदी सरकार के मंत्री तक पहुंच गई और अब राजस्थान एसओजी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह से पूछताछ की तैयारी कर रही है। एसओजी की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए समय मांगा गया है। साथ ही उन्हें वॉइस सैंपल दर्ज कराने को भी कहा गया है। हालांकि नोटिस मिलने के बाद गजेंद्र सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा कि पहले एसओजी को इस टेप की सत्यता के बारे में बताना चाहिए। इससे पहले उन्होंने ऑडियो में अपनी आवाज होने से साफ इनकार किया था। उधर बीजेपी इस टेप कांड की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वहीं विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से फोन टेपिंग पर रिपोर्ट मांगी है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने दावा किया है कि सचिन पायलट ने उन्हें पार्टी बदलने का ऑफर दिया था। ये मेरी कोई बात नहीं है। तो पैसा उन्होंने तो पैसे के लिए बोला कि आपको पैसा मिल रहा है। मैं आपको बताऊं, वही रेट है ये की। क्या रेट है? अरे यार, नहीं पता। 30 करोड़ रुपए की रेट है सबकी। अच्छा। हाँ, रेट तो फिर क्या नाम है, फिर कुछ को मैं जानता हूं, कुछ ऐसे भी लोग हों, कुछ कमती बढ़ती भी हो सकती है। तो राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, सीधा चलते हैं सुमित अवस्थी के पास। सुमित, 5 लाइन में राजस्थान की राजनीति के अंदर की आप खबर बताएं। देखिए, 5 बड़ी बातें जो निकलकर सामने आती है। पहला, अशोक गहलोत का पलड़ा इस वक्त भारी दिखाई दे रहा है, बहुमत उनके पास है ऐसा समझ में आता है। दूसरी बड़ी बात, अशोक गहलोत अब सचिन पायलट के साथ काम नहीं करेंगे, ये पायलट के रुख से बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं बैगन बेचने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। तीसरी बड़ी बात, सचिन पायलट के लिए दिन पर दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और विधायकों का समर्थन भी सचिन के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। चौथी बड़ी बात, अब पायलट का इकलौता सहारा अगर कोई बचा है तो वो है पार्टी के भीतर प्रियंका और राहुल गांधी, जो किसी तरह के उनको बना समझाकर वापस पार्टी में ला सकते हैं। और पांचवी बड़ी बात, फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट मांगी है, बीजेपी उसी से कुछ उम्मीद कर सकती है कि राजस्थान में शायद किसी न किसी और दरवाजे से कमल खिल जाए।
रुमाना। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश आपको लेकर चलते हैं। यूपी में बिना लक्षण वाले कोरोना के मरीज अब घर में रहकर इलाज करा सकेंगे, मतलब होम आइसोलेशन को यूपी में मंजूरी। यूपी में कोरोना के बढ़ते केस और बड़े शहरों के अस्पतालों में कम पड़ते बेड को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे प्रदेश में आपको मालूम है कि होम आइसोलेशन अभी तक अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर निर्णय लेकर कल तक होम आइसोलेशन के संदर्भ में नवीन आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। जिन मरीजों को भर्ती होने की जरूरत नहीं, वो घर पर रहते हुए ही इलाज करा सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक होम आइसोलेशन वाले मरीजों को कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अधिकारियों को फौरन होम आइसोलेशन की गाइडलाइन बनाने को कहा गया है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जागरूकता अभियान में तेजी लाने को कहा है। देखिए, कोरोना केस जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और देश में कोरोना के केस अब 11 लाख के पार पहुंच चुके हैं और अब बहस छिड़ गई है कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर। केस 11,18,043, मौत 27,497। कोरोना का ये आंकड़ा 172 दिनों में 11 लाख के पार पहुंचा है। कोरोना संक्रमितों के मामलों में दुनिया के टॉप 3 देशों में भारत शामिल है, लेकिन देश में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं, इसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। देश की मेडिकल रिसर्च संस्था ICMR और डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कम्युनिटी स्प्रेड पर राय अलग अलग है। सबसे जो डरावनी वाली बात है वो एक डेटा है कि परसेंटेज पॉजिटिविटी ऑफ द टोटल टेस्ट, जो पहले हमारा 4 से 5% होता था और जो हमारे पिछले 2 हफ्ते गए हैं इसमें ये डेटा बढ़ के 10% से ऊपर हो गया है। 10% से ऊपर जब आपका पॉजिटिविटी रेट हो तो वो एक बड़ी गंभीर स्थिति को दर्शाता है। देश के तमाम शहरों से आ रहे आंकड़ों से भी IMA के दावों में दम लग रहा है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 लाख के पार पहुंच गया और कई जगह से तो ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। पटना के एक बड़े अस्पताल के कोरोना वार्ड से ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जो आपको झकझोर देंगी। वार्ड के भीतर बिस्तर पर ये कोई मरीज सो नहीं रहा, बल्कि कोरोना से जान गंवा चुके एक शख्स का शव है, जिसे गमछे से ढककर रख दिया गया और 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं। अव्यवस्था का ये आलम तब है जब वार्ड में और भी मरीज भर्ती हैं और सड़ रहे शव की दुर्गंध की वजह से वो कुछ खा पी तक नहीं पा रहे। पटना के बड़े सरकारी अस्पताल NMCH से आई ये तस्वीरें प्रदेश में कोरोना को लेकर बदहाली की पूरी तस्वीर बताने को काफी है। अस्पताल के भीतर का हाल आपने देख लिया, अब बाहर की तस्वीर भी दिखाते हैं। लोग मरीजों को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन इलाज के नाम पर कोई पूछने वाला तक नहीं। भाई साहब ये बताइए, ये मरीज हालत कंडीशन खराब हो गया, क्या हुआ है इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ। और क्या बोलते इसको वेंटिलेशन चाहिए था यहाँ पे। हाँ। अभी लाए देखे यहाँ पे डॉक्टर आए देखे फिर चल गए, कुछ पता नहीं चला कि क्या करना है क्या नहीं, एडमिट करने के लिए भी नहीं बोल रहे। अब बोले ऑक्सीजन इनका चढ़ा हुआ था फिर भी। तो बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच विपक्षी चुनाव टालने की अब मांग कर रहे हैं। ऐसा दुनिया में ग्लोबली कहीं नहीं हुआ होगा जो बिहार में हुआ और नीतीश जी ने करके दिखा दिया। मतलब कि बिना टेस्ट के पॉजिटिव बता दिया, मतलब आपने टेस्ट नहीं कराया आपका पॉजिटिव आ गया। ऐसा हो सकता है क्या कभी? तो ये कौन सा टेस्ट चल रहा है? केंद्र सरकार मरने का आंकड़ा कुछ और देती है, बिहार सरकार कुछ और देते हैं। बिहार में चुनाव सिर पर है और इस बीच कोरोना के गहराते संकट ने विरोधियों को सियासत का मौका दे दिया है। आरजेडी समेत तमाम विपक्ष चुनाव टालने की मांग कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 26,000 के पार हो चुकी है, जबकि यहां कोरोना से 217 लोगों की जान गई है। रविवार को बिहार में कोरोना के 1,412 नए मामले आए हैं। सुमित, एक बात बताइए, ये कोरोना पर इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, IMA कह रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड फैल गया है, ICMR कह रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं फैला है। ये क्या कंफ्यूजन है? देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है। बेसिकली ICMR के साथ हमको चलना चाहिए। देश में 11 लाख से ज्यादा कोरोना के केस है, इसका मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है कि देश में कम्युनिटी स्प्रेड औपचारिक तौर पर नहीं फैला है। इस बात को समझा जा सकता है कि देश में कम्युनिटी स्प्रेड अभी नहीं फैला। दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जो भी औपचारिक तौर पर सरकारें कह रही हैं
उसी बात को ही मानना चाहिए, क्योंकि अभी तक ना तो हेल्थ मिनिस्ट्री और ना ही आईसीएमआर जो कि सबसे बड़ी संस्था है उनका यह कहना है कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। अभी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं किसके जरिए फैला, जब ट्रेसिंग ना कर पाए तब वो कम्युनिटी स्प्रेड की डेफिनेशन में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां सरकार के एक मंत्री कोरोना की चपेट में आ गए। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री असलम शेख कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। असलम शेख ने ट्वीट कर लिखा, मैं कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया हूं। मैं अपने आप को आइसोलेट कर रहा हूं और अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो अपना टेस्ट कराएं। महाराष्ट्र में 3,10,455 कोरोना केस हैं। कोरोना से महाराष्ट्र में अब तक 11,854 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अकेले मुंबई में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस हैं और करीब 6,000 लोगों की जान गई है। और अब खबर कोरोना को मात देकर लौटे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की। सत्येंद्र जैन ने ठीक होने के बाद एबीपी न्यूज से कहा कि वो भी प्लाज्मा डोनेट करने जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली सचिवालय की हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आज जब 1 महीने बाद दफ्तर आए तो उनका इस तरह स्वागत हुआ। 17 जून को सत्येंद्र जैन को कोरोना होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। इलाज में 2 बार सत्येंद्र जैन की प्लाज्मा थेरेपी भी हुई। कामकाज संभालने के बाद सत्येंद्र जैन ने एबीपी न्यूज से कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज में मददगार है और साथ ही उन्होंने कोरोना मरीजों को एक सलाह भी दी है। इसके बाद एक्सपीरियंस के बाद ये कह सकते हो कि सबसे ज्यादा आपको अपना मेंटल सेटअप स्ट्रॉन्ग रखने की आवश्यकता है। डरने की जरूरत नहीं है। देखो, जो होना है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। आपके हाथ में क्या है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, तो वो स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। और ये मान के चलिएगा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है आपका, तो नहीं बिगड़ेगा। जिस दिन आया था मैंने कहा भी मैं कल दे आता हूँ, डॉक्टर ने कहा नहीं अभी पहले रिकवर होने की फर्स्ट स्टेज है। और मैं बता दूं कि देखो अभी 3 दिन पहले तक मुझे डेली ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। 3 दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी है। तो आई एम इन वर्किंग मोड, और जिस दिन मुझे डॉक्टर अलाउ करेंगे उस दिन मैं प्लाज्मा डोनेट करूंगा। दिल्ली में अभी कोरोना के 1,22,793 केस हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 3,628 लोगों की जान गई है। तो कोरोना से जो ठीक हो रहे हैं उनके लिए बड़ी राहत की बात है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। आपको बता दें, हरिद्वार की एक बड़ी कंपनी में कोरोना के विस्फोट से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कोरोना विस्फोट का मामला सामने आया है। हरिद्वार के सिटकुल में स्थित इस कंपनी में करीब 300 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 500 कर्मचारियों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। कोरोना विस्फोट का ये मामला इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि हरिद्वार का सिटकुल औद्योगिक क्षेत्र है और जहां अलग अलग जगह से लोग काम करने आते हैं, ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। पूरे उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। देखिए, सब जानते हैं कि कोरोना की जो शुरुआत हुई है वो चीन के वुहान से हुई है। तो पूरी दुनिया को कोरोना के जाल में फंसाकर चीन इस महामारी से बचता दिख रहा है, लेकिन एक बार फिर से चीन की धरती पर कोरोना ने एंट्री मारकर ड्रैगन को डरा दिया है। चीन के शिनजियांग में कोरोना के 22 नए केस आए हैं। शिनजियांग प्रांत की राजधानी उरुमकी में सबवे, बसों और टैक्सियों की संख्या घटा दी गई है। कई रिहायशी इलाके बंद कर दिए गए हैं। उरुमकी में लोगों के शहर छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। पिछले 4 दिनों में उरुमकी में कोरोना वायरस के 17 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 23 मरीज एसिम्टोमेटिक मिले हैं। चीन के वुहान शहर में कोरोना का पहला केस दिसंबर में आया था और उसके बाद दुनिया भर में फैलकर ये आंकड़ा 14 करोड़ को पार कर चुका है। चीन में अभी कोरोना के 249 एक्टिव केस होने की खबर है। 22 नए मामले में से 5 बाहर से आए लोगों के हैं, जबकि 17 स्थानीय स्तर पर फैले हैं। सुमित, एक बात बताइए, चीन का तो ये दावा था कि उन्होंने कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन अब फिर वहां पर एक्टिव केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में दुनिया और अपने भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा है? देखिए, जब तक कोई वैक्सीनेशन नहीं मिलता, जब तक कोई मेडिसिन नहीं मिलती, तब तक ये खतरा था, खतरा है और खतरा रहेगा। चीन में जब से शुरुआत हुआ, वहां जहां की आप बात कर रही थी शगुन, वहां से लेकर अब तक करीब 7-8 महीने बीत चुके हैं और 7-8 महीनों में अब तक कोई भी कॉन्क्रीट ठोस इलाज नहीं है। इसीलिए चीन ने शुरुआत से ही कोरोना पर झूठ बोला। ये बात समझ में अब आने लगी है। ये आंकड़े सरकारी हैं, तो मानिए कि केस हजारों में होंगे। चीन के लोग विदेशों में भी जा रहे हैं, मतलब चीन से बीमारी वापस बाहर जा रही है और लौट के वापस चीन भी आ रही है। इसीलिए शिनजियांग में एक बार फिर कोरोना के केसेस सामने आ गए हैं। तो चीन का झूठ पकड़ा जा रहा है। रोमाना,
बिल्कुल, चीन का झूठ पकड़ा जा रहा है और चीन की वजह से ये जो पूरी दुनिया में कोरोना फैला है ना, इसने मुश्किल सबकी बढ़ा दी है। दोबारा भारत का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल, आपको पता है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पश्चिम बंगाल में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। इस सप्ताह गुरुवार और शनिवार को लॉकडाउन लागू किया जाएगा। अगले सप्ताह होने वाले लॉकडाउन की घोषणा बाद में की जाएगी। तो कई ऐसे प्रदेश जहां पर एक बार फिर से लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। चलिए दोबारा राजनीति की ओर रुख करते हैं। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला और उन पर चीन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। चीन सीमा पर तनाव के बीच जब पड़ोसी देश को कड़ा संदेश देने के लिए एलएसी पर राफेल की तैनाती की चर्चा चल रही है, तो ठीक इन्हीं तैयारियों के बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा दिया। राहुल ने ट्विटर पर जारी वीडियो में कहा कि मजबूत नेता की छवि बनाए रखना मोदी की मजबूरी है और चीन इसी का फायदा उठा रहा है। देखना होगा कि पीएम इस चुनौती का मुकाबला कैसे करते हैं। Understand that in order for Mr. Narendra Modi to be an effective politician, in order for Mr. Narendra Modi to survive as a politician, he has to protect the idea of 56 inch. Take them on. Will he take on the challenge and say absolutely not? I'm the Prime Minister of India. I do not care about my image. I'm going to take you on. Or will he succumb to that? The worry I have so far is that the Prime Minister has succumbed. अच्छा देखिए, रोमाना राहुल गांधी ने आज निशाना साधा। शरद पवार कल एक सवाल प्रधानमंत्री से पूछ चुके हैं। राम मंदिर पर राजनीति की खबर से जुड़ा ये सवाल है। राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम पर सवाल उठाने वाले पवार पर अब उमा भारती ने करारा प्रहार किया। मैं मानती हूं कि शरद पवार का यह बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं, भगवान राम के खिलाफ। दरअसल उमा भारती का ये गुस्सा एनसीपी नेता शरद पवार के उस बयान पर फूटा है जिसमें उन्होंने मंदिर निर्माण पर सवाल पूछा था। काही लोकांना असं वाटतं की मंदिर बांधून करायची कोणाला जाईल, तर त्या भावनेने करायची त्यांनी हा कार्यक्रम घेतला असावा, मला माहिती नाही, नाही मला माहिती, पण आमच्या दृष्टीला मला कोरोना संकट होत असं वाटतं। शरद पवार के इस बयान के बाद वो लगातार बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। तो देखिए, राम मंदिर के भूमि पूजन में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े सभी प्रमुख संतों और नेताओं को न्योता भेजा जाएगा। वहीं अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर का नया मॉडल भी जारी किया जाएगा। देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। एक राम मंदिर के नए मॉडल की, जिसे मंदिर के आर्किटेक्ट सीबी सोनपुरा ने जारी किया है। दूसरी तस्वीर पीएम मोदी की, जो 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब आप राम मंदिर के नए मॉडल की तस्वीर देखिए। मंदिर को भव्य बनाने के लिए नए मॉडल में बदलाव किए गए हैं। पहले मंदिर का मॉडल आयतकार था, अब मॉडल कुर्सी नुमा होगा। मंदिर में अब 2 की जगह 5 मंडप होंगे। मुख्य गुम्बद गर्भगृह के ऊपर होगा। 3 गुम्बद मंडप गर्भगृह के बाद होंगे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक छोटा गुम्बद होगा। पहले मंदिर का आकार 313 गुना 149 फीट बनाने का प्रस्ताव था। अब ये आकार 344 गुना 235 फीट होगा। शिखर चोटी की ऊंचाई 138 फीट से बढ़ाकर 161 फीट कर दी गई है। पहले मंदिर के निर्माण में 2,43,000 घन फीट पत्थर का अनुमान था, जो अब बढ़कर 3,75,000 घन फीट हो गया है। मंदिर के मॉडल में हुए नए बदलाव के बाद अब मंदिर का क्षेत्रफल भी बदल जाएगा। और अगर आप मन बना रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए इस बार, तो फिर अमरनाथ यात्रा होगी या नहीं, इस पर कल फैसला ले लिया जाएगा। कोरोना के चलते 23 जून को शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा टल गई थी। तब से शिव भक्तों को यात्रा की नई तारीख का इंतजार है, जिस पर फैसला लेने के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और प्रदेश के उपराज्यपाल ने कल बैठक बुलाई है। हालांकि यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां पहले ही पूरी हैं, जिसके तहत शिव भक्तों को क्वारंटीन करने और जांच के बाद ही उन्हें जम्मू की तरफ जाने की इजाजत होगी। उधर अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश में सुरक्षा बलों ने भी कमर कस ली है। जम्मू में यात्रा के बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग तक सुरक्षा बलों की तैनाती है। और देखिए, आज सावन का 3रा सोमवार था और सावन के इस 3रे सोमवार में मध्य प्रदेश के बाहर के भक्त महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए। महाकाल के दर्शन की मनोकामना के लिए देश और दुनिया से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं, लेकिन सावन के 3रे सोमवार को सिर्फ एमपी के भक्त भोलेनाथ के दर्शन कर सके। दरअसल कोरोना के बढ़ते केस के चलते महाकाल मंदिर ने एमपी से बाहर के श्रद्धालुओं के दर्शन पर फिलहाल रोक लगा दी है।
हालांकि ये कदम सुरक्षा को लेकर उठाया गया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदेश के बाहर के श्रद्धालुओं से ही कोरोना का खतरा है। इस बीच तिरुपति बालाजी मंदिर में कोरोना संक्रमित पाए गए एक कर्मचारी की मौत हो गई। अब तक मंदिर स्टाफ के 170 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। खबर का रुख करते हैं और ये जो खबर है वो पूरे समाज पर सवाल उठाती है। क्या महज बाइक छूने भर से किसी की पिटाई की जा सकती है? ऐसा हुआ विजयवाड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। भीड़ की हिंसा का वीडियो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का है। चारों तरफ भीड़ का उन्माद जिसने इस युवक को घेर लिया है। कोई इसे डंडे से पीट रहा है तो कोई लात मार रहा है और जो इस युवक पर अपने हाथ साफ नहीं कर पा रहा है वो गालियां दे रहा है। वीडियो में दिख रही इस दरिंदगी की वजह जानकर आपको और ज्यादा गुस्सा आएगा। बुरी तरह पिट रहे इस दलित युवक का गुनाह महज इतना था कि उसने किसी दूसरे युवक की बाइक छू ली थी, जिसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और अब खबर विकास दुबे की। खातिरदारी पर सवाल उठने के बाद अब यूपी पुलिस ने विकास दुबे का काला धन छिपाने, बचाने और बाजार में लगाने वाले जय वाजपेयी को हिरासत में ले लिया है। लेकिन वो कहते हैं ना, पैसे का जोर दिखाना है। खाकी पर भी गैंगस्टर के खजांची का रौब देखने को मिला है। 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे के खासम खास जय वाजपेयी की पुलिसिया खातिरदारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में कानपुर पुलिस के जवान खुद जय वाजपेयी को छोड़ने उसके घर तक पहुंचे थे। आम लोगों के साथ आला अधिकारियों ने वीडियो शेयर कर कानपुर कांड की कार्रवाई पर सवाल उठाए और पूछा, जिसे एसआईटी विकास दुबे का सबसे करीबी बता रही है, उस पर पुलिस आखिर इतनी मेहरबान क्यों है? दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने अब जय वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूरे घटनाक्रम में पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ गई, क्योंकि कानपुर हत्याकांड के बाद जय वाजपेयी ने ही विकास को भागने में मदद की थी। साथ ही दावा है कि उसे विकास दुबे की लोकेशन का भी पता था। अब जय वाजपेयी के पास गैंगस्टर विकास दुबे की सारी बेनामी संपत्ति और काले धन के राज भी पुलिस उगलवाएगी। और आपको ये भी बता दें कि गिरफ्तारी के बाद जय वाजपेयी विकास दुबे से लेन देन की बात से इनकार कर रहा है। कल तो छोड़ दिया गया था आपको? हमको सर छोड़ दिया गया था 3 दिन पहले सर। फिर उसके बाद कल नईराबाद से फोन आया, मैं नईराबाद गया। उसके बाद पता नहीं सब क्या चल रहा है। तो आपके ट्रांजेक्शन तो है ना विकास दुबे से? कुछ नहीं है सर। हमने आपका लेन देन विकास से नहीं था? हमने सिर्फ उधार सर एक बार पैसा दिया था, वो हमको उधार मिला था बस खाली। कितना रुपया दिया? आपके पास कहाँ से आया? कितना रुपया दिया था? आप पहले हमारे पास हमने 5-5 लाख रुपए 2 बार दिए थे सर। किस लिए दिए थे? उधार दिए थे 3 साल पहले। कैसे परिचय था विकास? हमारा गांव हुई है दिलीप नगर सर। और 2 दिन पहले हमको क्लीन चिट मिल गए। इस हत्या से इनका कोई संबंध नहीं। उसके बाद पता नहीं कल से हमको टॉर्चर किया जा रहा है और जबरदस्ती को यहाँ लाया गया। कि रात को भी तो आप निकले थे गाड़ी लेकर के, विकास को फरारी कराई थी ना? नहीं कोई सर नहीं, उसमें सब क्लीन चिट मिल चुकी है। और आज सुप्रीम कोर्ट में यूपी के कुख्यात विकास दुबे एनकाउंटर मामले की सुनवाई हुई। कानपुर बिकरू हत्याकांड और विकास दुबे एनकाउंटर की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जांच कमेटी में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी मौजूदा जज को इस जांच कमेटी का हिस्सा नहीं बना सकते हैं। जांच कमेटी में बदलाव को लेकर यूपी सरकार राजी हो गई है। यूपी सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल तक जांच कमेटी में बदलाव कर दिया जाएगा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई बुधवार 22 जुलाई को होगी। सुमित, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, मतलब कहीं ना कहीं ये इनकाउंटर सवालों के घेरे में है। यूपी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यूपी सरकार ने जिस तरीके से पहले तो विकास दुबे जैसे कैदी को, अपराधी को पनपने दिया और फिर उसके बाद इस अपराधी को पकड़ने के बजाय पकड़ नहीं पाए, 7-8 दिन तक पकड़ा उज्जैन की पुलिस ने और उसके बाद जब वो लेकर आ रहे थे वापस में तो उनको एनकाउंटर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सभी लोग चिंतित हैं कि ये फैसला ऑन द स्पॉट नहीं होना चाहिए था। कानून का राज सबसे ऊपर है, न्यायालय का फैसला ही सर्वोपरि होता है और न्यायालय तय करता है कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनके भी मौलिक अधिकार हैं, वो कोर्ट में भी यही दलील दे रहे हैं। हैदराबाद एनकाउंटर का उदाहरण सही नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है।
तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ये एनकाउंटर सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरीके से सुनवाई हुई और जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। अच्छा, यूपी पुलिस ने विकास दुबे के रिश्तेदार मनु पांडे को, वही मनु भाभी, जी हां मेरे भाई की पत्नी है विकास दुबे की, उसे हिरासत में ले लिया। आपके टीवी स्क्रीन पर बिकरू हत्याकांड की राजदार और सबसे संदिग्ध भूमिका में रही आरोपी मनु पांडे है। पुलिस ने मनु पांडे को हिरासत में लिया है। मनु पांडे विकास दुबे की रिश्तेदार और बिकरू हत्याकांड में आरोपी शशिकांत की पत्नी है। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद मनु पांडे खुद को निर्दोष बताती हैं, लेकिन लगातार सामने आए उनके वायरल वीडियो ने उसे संदिग्ध बना दिया। मम्मी कह हाय बउआ भाग जाओ, हाय बउआ भाग जाओ, मम्मी से करी। मेरे हस्बैंड के नाम कहीं भी अभी किसी भी थाने में न रिपोर्ट। यूपी पुलिस ने एक तरफ मनु पांडे को हिरासत में लिया तो दूसरी तरफ विकास दुबे के फाइनेंसर जय वाजपेयी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जय वाजपेयी के साथ पुलिस ने विकास दुबे के एक और करीबी प्रशांत शुक्ला को भी गिरफ्तार किया है। और अब पंचनामा में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, उत्तरी दिनाज नगर में नाबालिग लड़की की हत्या पर बंगाल से लेकर अब दिल्ली तक राजनीति गर्म है। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, किसी टेक्निकल एरर की वजह से हम आप तक ये खबर पहुंचा नहीं पाए। देखिए, अब आपके पास एक काम की खबर है। विज्ञापन में अगर कोई कंपनी भ्रामक जानकारी देगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए शिखा, अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन में गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो अब उसे और कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उपभोक्ताओं को ज्यादा ताकत देने के लिए केंद्र सरकार ने आज से नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू कर दिया है। इस कानून के मुताबिक भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान है। उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज करा सकता है। नए कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस दाखिल हो पाएंगे। देखिए, अब बात करते हैं मौसम की। मौसम माने बाढ़ और बारिश की। बिहार में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश के बीच बाढ़ कई जिलों को अपनी चपेट में लेती जा रही है। आए दिन हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक बार फिर देखिए। बाढ़ की मार और सरकारी बदइंतजामी ने बिहार के लोगों को एक बार फिर जल प्रलय के बीच घिरने को मजबूर कर दिया है और चारों ओर से घिरती मुसीबत के बीच लाखों लोग दर्द झेलने को मजबूर हैं। बिहार के दरभंगा, भागलपुर, गोपालगंज में भारी तबाही मचाने के बाद कुदरत की ये मार जल्द मुजफ्फरपुर में भी दस्तक दे सकती है। मुजफ्फरपुर समेत आसपास के जितने भी जिले हैं, यहाँ पर कल देर रात से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है और इस बरसात की वजह से जो बाढ़ का संकट है वो और ज्यादा बढ़ गया है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं दरअसल मुजफ्फरपुर के गंडक नदी की हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। बिहार में मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में साफ है कि लोगों की जिंदगी पर आई ये आसमानी मुसीबत जल्द जाने वाली नहीं है। तो आपने बिहार की तस्वीरें देखी, अब आपको असम की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां ब्रह्मपुत्र में आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। घर तबाह हो चुके हैं और जिंदगियां फंसी हुई हैं। इंसान से लेकर बेजुबान सब ब्रह्मपुत्र के रौद्र रूप का सामना कर रहे हैं। असम के कई जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी तबाही मचा रही है। बाढ़ से यहां हालात बेकाबू हैं। ऐसे में अब सूबे के मुखिया सर्बानंद सोनोवाल खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बाढ़ और भूकटाव ने इस बार काफी नुकसान किया है और कुल मिला के 70 लाख लोग इस नुकसान का सामना करना पड़ा है। असम में 36 जिलों में से 27 जिले में बाढ़ है। बाढ़, बारिश और भूस्खलन से 110 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बाढ़ से करीब 72 लाख लोग प्रभावित हैं। सुमित, ऐसी तस्वीरें हर साल देखने को मिलती है। जरा सी बारिश होती है, कुछ घंटों की बारिश और बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। चाहे दिल्ली, मुंबई, असम, बिहार, हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, तैयारी नहीं की जाती है। अगर प्रशासन, सरकार तैयारी करे तो चीजों से बचा जा सकता है। दिल्ली का आपने जिक्र किया, जो कल मिंटो ब्रिज पे हुआ, वो वाकई में दिल दिलाने वाली बात थी कि कैसे राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस पे मिंटो ब्रिज पे एक आदमी डूबकर मर जाता है। वही स्थिति WHO के पास अन्ना नगर में जिस तरीके से नदी बही नाले की, उसको देखकर भी कहा जा सकता है कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों का यह हाल है तो असम और बिहार में क्या होता होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी तरीके से त्राहिमाम है। रुमाना,
बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और ये खबर जो है वो राजस्थान से आ रही है। राजस्थान की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर, सचिन पायलट का बयान आया है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं दुखी हूं लेकिन हैरान नहीं हूं कि मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मेरी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके और मैंने जो राज्य में पार्टी को लेकर सवाल उठाए हैं उसको शांत कराया जा सके। देखिए, आज मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत मीडिया के सामने आए। अशोक गहलोत की तरफ से आकर सीधे निशाने पर सचिन पायलट को लिया गया। अशोक गहलोत का कहना था कि जो पार्टी में खास था, जो युवा था, जिसे पार्टी एक अपना एसेट मान रही थी भविष्य के लिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का जो करीबी था, उसी ने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। और अब इस पर सचिन पायलट की ये प्रतिक्रिया। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस समय मौजूद हैं। मनीष, जवाब आया है, आहत हैं सचिन पायलट ये बता रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगा रहे थे अशोक गहलोत, उनका क्या साफ तौर पर कोई जवाब दिया? वो तो सीधे सीधे कॉर्पोरेट से फायदा उठाने, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगा रहे थे सचिन पायलट पर। जी, इसमें जो सचिन पायलट का बयान आया है ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जितने भी आरोप हैं उनका जवाब तो नहीं है। लेकिन सचिन पायलट के खिलाफ राजस्थान के एक विधायक राज मलिंगा ने ये आरोप लगाया कि 35 करोड़ रुपए देने का उनको प्रलोभन दिया गया था। उसी को लेकर सचिन पायलट ने सीधे तौर पर कहा है कि ये उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की एक प्रयास है और इसमें वो विधायकों के खिलाफ कानूनी कदम भी उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ इस तरीके के प्रयासों से मेरी छवि को धूमिल कराने की जो बात हो रही है, और ये वास्तव में मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है और वो इसका जवाब भी देंगे और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। साफ तौर पर सचिन ने कहा है। जी मनीष, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंचनामा में आज बस इतना ही। आप आगे देखते रहिए एबीपी न्यूज।